गुड इवनिंग एंड वेलकम टू प्रतिज्ञा क्लास। प्यारे लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब ने कल एक बहुत बड़ी जो है पारी अपने जीवन की खेली। कल आपका जो है वो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा पेपर आपने दिया होगा और आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो, उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मेरे पास ये लाइब्रेरी साइंस का जो है वो पेपर आया है, तो जो पेपर मेरे पास आया है उसके अनुसार जो है आपको आज इसका मिलान कर ले आंसर का, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कितने प्रश्न सही किए और आपकी सफलता जो है वो किस स्तर तक सुनिश्चित हो सकती है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं आपका। मेरे पास जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला जो प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉलन वर्गीकरण में टी से जेड तक विषयों को उनके निम्न क्रम में व्यवस्थित किया गया है। टी से जेड जो है सीसी में आपको पता है, टी एजुकेशन और जेड लॉ, वहाँ तक उसको किस क्रम में व्यवस्थित किया गया। ऑप्शन दिया है बढ़ती हुई कृत्रिमता के अनुसार, घटती हुई उपयोगिता के अनुसार, घटती हुई कृत्रिमता, बढ़ती हुई उपयोगिता। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन कृत्रिमता पर आधारित है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बढ़ती हुई कृत्रिमता के अनुसार है। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीजिंग आर्टिफिशियलिटी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूडीसी, जिसको सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण एक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना किसके द्वारा विकसित की गई थी। बहुत सीधा और सटीक प्रश्न है और सीधा और सटीक ही उत्तर है। पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफॉन्टेन बेल्जियम के दो विद्वान थे जिन्होंने इसको फ्रेंच भाषा में किया था। इंग्लिश में है यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम वाज डेवलप्ड बाय। सो आंसर विल बी पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉफॉन्टेन। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण योजना विषयों की व्यवस्था में व्युत्क्रमित बेकोनियन वर्गीकरण का उपयोग करती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है व्युत्क्रमित जो है वो पहले से निश्चित है कि किसके अनुसार किया गया था, वो डीडीसी जो है बेकन के व्युत्क्रमिक सिद्धांत पर आधारित है, तो डीडीसी इसका आंसर होगा। इंग्लिश में उसको कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम्स यूजेज इन्वर्टेड बेकोनियन क्लासिफिकेशन इन द अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो आंसर विल बी डीडीसी। नाउ आपका जो है चौथा क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है। डीडीसी यानी डेवी दशमलव वर्गीकरण में प्रयुक्त संकेतन है किस तरह के। सो इन इंग्लिश में द नोटेशन यूज्ड इन डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, सीधा प्रश्न, बहुत अच्छा सा पढ़ा। शुद्ध संकेतन इन इंग्लिश में प्योर नोटेशन। तो योर आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलन वर्गीकरण में मिस्टिसिज्म मुख्य श्रेणी को दर्शाने के लिए निम्न चिन्ह का उपयोग किया जाता है। द आंसर, द क्वेश्चन इन इंग्लिश, द सिंबल यूज्ड टू डिनोट मेन क्लासेस मिस्टिसिज्म इन कॉलन क्लासिफिकेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सीधा सीधा आंसर है आपका उल्टा डेल्टा, जो कॉलन क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर की रखा है। रंगनाथन जी ने आध्यात्म वर्ग को सबसे ऊपर दिया है क्योंकि उसको माना जाता है कि वो परम शक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूडीसी सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण में दो वर्ग संख्या के क्रम को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग किया जाता है। इन इंग्लिश, इन यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू फिक्स द ऑर्डर ऑफ द टू क्लास नंबर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। इसको आप दोहरा कॉलन या आप कह सकते हैं डबल कॉलन, ये जो 4 आप दिख रहे हैं इसके अंदर इसका आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकालय वर्गीकरण में संक्षिप्तता, पुस्तकालय वर्गीकरण में संक्षिप्तता
प्यारे विद्यार्थियों इस पर ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्तता की विशेषता मानी जाती है। इन इंग्लिश, इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ब्रेविटी इज अ क्वालिटी ऑफ द, विषय का नाम, वर्गीकरण अनुसूची की लंबाई, पुस्तक की स्पाइन रीड पर लगे लेबल की लंबाई या संकेतन। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा आपका संकेतन, नोटेशन, क्योंकि ब्रेविटी जो है वो संक्षिप्त हमेशा नोटेशन होता है, अंकन जो है वो संक्षिप्त होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर वो है होमोनिम का सिद्धांत। होमोनिम का सिद्धांत के अनुसार संकेत धरातल के एक वर्ग संख्या को क्या दर्शाना चाहिए। इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू द कैनन ऑफ होमोनिम, what should a class number denote in the notational plane? Denote in the notational plane. उत्तर है उन विषयों को दर्शा सकता है जिनका समान अर्थ है, उन विषयों को दर्शा सकता है जिनका उच्चारण एक जैसा हो, यह किसी विषय की तकनीक शब्दावली को दर्शा सकता है, या एक विषय और उसके प्रभावों को दर्शा सकता है। बिल्कुल सीधा और सीधा ही प्रश्न और सीधा ही इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों, और वो आंसर होगा आपका बी, ये उन विषयों को दर्शा सकता है जिनका उच्चारण एक जैसा हो। इन इंग्लिश, इट कैन डिनोट सब्जेक्ट्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन। इफ द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, देन द होमोनिम्स कैनन इज रिलेटेड टू दिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलन वर्गीकरण में एम्प्टीइंग अंक नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अंग्रेजी में दिया, इधर भी इंग्लिश में दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टीइंग डिजिट इन कॉलन क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों, वी जो है वो एम्प्टी रखता है, एक्स भी एम्प्टी रखता है, टी भी एम्प्टी रखता है, लेकिन ए प्योर साइंस एम्प्टी नहीं रखता, पूरी साइंस उसमें आती है। सो आंसर विल बी सी, सर आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विशेष वर्गीकरण योजनाओं को कहा था। द स्पेशल क्लासिफिकेशन स्कीम्स वर कॉल्ड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। गहन डेप्थ वर्गीकरण, गहरी डीप वर्गीकरण, विशिष्ट वर्गीकरण। जैसा कि विद्यार्थियों बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी में क्लियर है कि आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो डेप्थ होगा। सो आंसर विल बी ए, डेप्थ क्लासिफिकेशन स्कीम रंगनाथन जी ने बताया था, तो आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। एक संयुक्त विषय वह विषय है जिसमें शामिल होता है। इन इंग्लिश, अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज ए सब्जेक्ट दैट कंटेन्स। केवल दो मूल विषय, केवल एक विषय और एक एकल विचार, केवल दो एकल विचार, केवल एक मूल। बिल्कुल सीधा और सिंपल सवाल। वन सब्जेक्ट ओनली एंड आइसोलेट आइडिया, यानी एक विषय और उसके साथ अगर एक एकल डाल दिया जाए तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कॉलन वर्गीकरण में ए से एम, ए फॉर एप्पल और एम आपका जो एक सीरीज में सीधा एक साइड में जो ट्रायंगल में ऊपर की तरफ जा रहा है, तक के विषय निम्न आधार पर व्यवस्थित होते हैं। इन इंग्लिश, इन कॉलन क्लासिफिकेशन द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए टू एम आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बढ़ती मूर्तता, बढ़ती कृत्रिमता, बढ़ते विकास, उनकी प्रयोज्यता या अनुत्तरित प्रश्न। इन इंग्लिश, इंक्रीजिंग कंसेंट्रेसिस, इंक्रीजिंग आर्टिफिशियलिटी, इंक्रीजिंग डेवलपमेंट, देयर एप्लीकेबिलिटी एंड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो आंसर इसका जो होगा वो वेरी सिंपल है, वो आंसर होगा आपका सी, बढ़ता विकास, क्योंकि यहाँ से सीधे साइंस की तरफ आगे गए और फिर वापस डाउनफॉल की तरफ सोशल साइंस होते हुए जेड तक इनका वर्गीकरण है रंगनाथन जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कॉलन वर्गीकरण के किस संस्करण में दो खाली अंकों का लगातार उपयोग करने की अवधारणा पेश की गई थी। इन इंग्लिश, इन विच एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वॉज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग टू सक्सेसिव एम्प्टीइंग डिजिट इंट्रोड्यूस्ड। दूसरे संस्करण में, तीसरे संस्करण में, 7वें संस्करण में या पहले संस्करण में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा आपका सी, 7वां संस्करण में, जो सार्वजनिक नहीं आ पाया था, उसकी कुछ अनुसूची जरूर पब्लिश हुई थी। उसके बाद जो लास्ट एडिशन था वो 60 था, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आया वो 7वें से दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे 14 दिख रहा है, इंडो अरबी अंकों के आधार में रिक्त अंक होता है। इन अ बेस ऑफ इंडो अरेबिक नंबर द एम्प्टी डिजिट इज 8079। सो आंसर विल बी 9। 9 जो है वो आपका एम्प्टी रखा जाता है। नाउ आपकी स्क्रीन पे जो है 15th क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान में किसी विशेष विषय के विकास में प्रयुक्त होने वाले विषयों को कहा जाता है। इन इंग्लिश, इन लाइब्रेरी साइंस द सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर नोन। टूल विषय, डेवलपिंग विषय, हेल्पिंग विषय, एप्लीकेशन विषय। तो आंसर विल बी जो है वो आपका होगा ए, टूल विषय। डीडीसी, डेवी डेसिमल वर्गीकरण में 100 से लेकर 600 तक मुख्य श्रेणियां निम्न से संबंधित है। स्मृति से है, तर्क से है, प्रयोज्यता से है या कल्पना से। इन इंग्लिश, इन डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन द मेन क्लास फ्रॉम 100 to 600 आर रिलेटेड टू मेमोरी, बी रीजनिंग, सी applicability, D imagination and E question not attempted. So answer will be जो है B, तर्क के आधार पर, रीजनिंग के आधार पर 100 से 600 की क्लास एक लॉजिक बेस पे ये किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यूडीसी सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति की रूपरेखा का संशोधित रूप में उपयोग करता है। एलसीसी, डीडीसी, एलसी, सीसी और अनुत्तरित उत्तर। इन इंग्लिश, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूजेस ऑफ द आउटलाइन ऑफ इन ए मॉडिफाइड फ्रॉम एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, एससी, सीसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने उसको बहुत अच्छे से उस समय समझा होगा कि डीडीसी और यूडीसी दोनों दशमलव पद्धति को फॉलो करती है। तो ऑब्वियसली जो है डीडीसी इसका आंसर होगा, क्योंकि यूडीसी की रूपरेखा डीडीसी के दशमलव पद्धति पर है। 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई। द वर्ड कैटलॉग हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैटालॉगस। सो आंसर विल बी बी, कैटालॉगस इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न आपके सामने। किसने पुस्तकालय सूची यानी लाइब्रेरी कैटलॉग को इस रूप में परिभाषित किया? क्या किया? दस्तावेजों की एक सूची जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित होती है। यह एक ग्रंथ सूची में इस प्रकार भिन्न है कि वह किसी पुस्तकालय या संग्रह की पुस्तकों की सूची होती है। ऐसा किसने बोला है? सी ए कटर ने बोला है, जे सेरा ने कहा है, या कृष्ण कुमार ने कहा है, या रंगनाथन जी ने कहा है। In English, who defined a library catalog as a list of documents which is arranged in same definite plan, as distinguished from a bibliography. It is a list of books, some library or collections. The answer C. A. Khatter, B. J. S. Sera, C. Krishna Kumar and D. S. R. Ranganathan. Dear students, the answer will be A. C. A. Khatter. The Khatter is correct. The next question. एक पुस्तकालय सूची कार्ड का सार्वभौमिक रूप से, एक बहुत ही लॉलीपॉप सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। फिर से वह आंसर बिल्कुल सीधा है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगा। 12.5 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। In English, what is the universally adopted size of a library catalog card? 12.5 centimeter multiply 7.5 centimeter is the catalog cards standard. अगला क्वेश्चन है आपका 21वां। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता अपनी सूची किस रूप में छापता है? सीफ रूप में, बंधित रजिस्टर, मुद्रित पुस्तक रूप, माइक्रोफाइन और अनुत्तरित। इन इंग्लिश, इन विच फॉर्म
डज द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता प्रिंट इट्स कैटलॉग? सी फॉर्म, बाउंड रजिस्टर फॉर्म, प्रिंटेड बुक फॉर्म, माइक्रोफिल्म फॉर्म? सो आंसर विल बी मुद्रित पुस्तक रूप, एक प्रिंटेड बुक के रूप में छापता है, जिसका आपने नाम सुना होगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज द बुक ऑफ राष्ट्रीय पुस्तकालय या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। तो आंसर विल बी सी, स आपका इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन है 22वां। एक थीसोरस में आरटी पद का अर्थ है। प्यारे विद्यार्थी, चौथी यूनिट का जो है क्वेश्चन दिया गया है। इसमें है राइट टर्म, रिक्वायर्ड टर्म, रिलेशनशिप टर्म या रिलेटेड टर्म। इन इंग्लिश, इन अ थीसोरस द टर्म आरटी स्टैंड्स फॉर राइट टर्म, रिक्वायर्ड टर्म, रिलेशनशिप टर्म, रिलेटेड टर्म। स्टूडेंट्स, द आंसर विल बी रिलेटेड टर्म। डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूचीकृत भाषा को मनुष्यों के बीच उनके दैनिक जीवन में विचारों के संचार के लिए विकसित किया गया है? प्रश्न फिर से पढ़ता हूं, किस सूचीकृत भाषा, द लैंग्वेज, को मनुष्यों के बीच उनके दैनिक जीवन के विचारों में संचार के लिए विकसित किया गया है? इन इंग्लिश, विच इंडेक्सिंग लैंग्वेज? स्टूडेंट्स, ये इंडेक्सिंग से पूछे गए सवाल है। इस बार इसमें इंडेक्सिंग से काफी सवाल पूछे गए। Indexing language has been developed for the communication of ideas among human beings in their daily lives. ऑप्शन आपके सामने है, प्राकृतिक अनुक्रमणीकरण भाषा, अनुप्रयुक्त अनुक्रमणीकरण भाषा, नियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषा, कृत्रिम अनुक्रमणीकरण भाषा। The natural indexing language, applied indexing language, controlled indexing language, artificial indexing language. The answer will be A. प्राकृतिक यानी नेचुरल इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो है वो इसके अंदर है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कीवर्ड अनुक्रमण में अग्रणी है? ये किसने बोला? कौन कीवर्ड अनुक्रमण में? हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पायनियर इन कीवर्ड इंडेक्सिंग? कीवर्ड इंडेक्सिंग, सी ए कटर, पी एस रोजेट, पीटर रोजेट, एच पी लोहन, डेरेक ऑस्टिन। सी ए कटर, पीटर लोहन। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो आपके लोहन होंगे। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। एचपी लोहन जो है इसका 24th का आंसर होगा। किसी खोज युक्ति में प्रत्याहान, रिकॉल और परिशुद्धता, प्रेसिशन एक दूसरे से भिन्न प्रकार से संबंधित होते हैं। In English, in a search strategy, search, the recall and precision are related to each other in the following way. आंसर जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती, एक दूसरे से स्वतंत्र, खोज इच्छा पर निर्भर या सीधे अनुपात से। तो उत्तर होगा विद्यार्थियों इसका डी, वो होगा आपका सीधे अनुपात में खोज युक्ति होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपका इसका आंसर डी। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। छब्बीसवां प्रश्न कह रहा है LCSH यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के 1910 से 1914 में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शीर्षक सूची बंद कर दी गई थी? सबसे पहले तो 10 से 14 ईयर आपको बांधे। इंग्लिश के अंदर इन विच वन ऑफ द सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट was discontinued after the introduction of LCSS in 1910-1940। तो आंसर है आपका श्रृंखला अनुक्रमणीकर, चेन इंडेक्सिंग, सीयर्स की विश्व शीर्षक सूची, LA विषय शीर्षक सूची और ALA विषय शीर्षक सूची। तो प्यारे विद्यार्थियों, चेन इंडेक्सिंग और सीयर्स की लिस्ट तो उस वक्त आई नहीं थी, क्योंकि 1910 की बात करें वो 23 में आई थी, ये 14 से पहले उसकी बात कर रहा है। तो उस वक्त जो लगता है वो उस समय एक ही ऐसी थी जो थी, वो थी LA विशेष शीर्षक सूची। जो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी DSR रंगनाथन द्वारा श्रृंखला अनुक्रमणीकरण में दी गई कड़ी नहीं है?
Which one of the following is not the link given by Dr. S.R. Ranganathan in chain indexing? यानी चेन इंडेक्सिंग जब हम कैटलॉगिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन का जब उसको करते हैं, कौन सी लिंक नहीं है? अवांछित कड़ी, वास्तविक कड़ी, मिथ्या कड़ी, वांछित कड़ी। इंग्लिश में अगर हम देखें, अनसॉर्ट लिंक होता है, फॉल्स लिंक होता है, शॉर्ट लिंक भी होता है, ट्रू लिंक नाम की कोई कड़ी नहीं होती है। सो आंसर विल बी आपका बी। तो ब आंसर, वास्तविक कड़ी नाम की कोई उसमें कड़ी नहीं होती है। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में प्रेसीज में सी अक्षर दर्शाता है। सी अक्षर क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स, कैटलॉगिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड कंप्यूटराइज्ड। सो आंसर आपका जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस द लेटर सी इन प्रेसीज स्टैंड फॉर, आपका जो आंसर होगा वो कॉन्टेक्स्ट होगा। सी आंसर यहाँ रही होगा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि प्रेसीज का सी का मतलब, ये कई बार सीधा सी भी पूछा, आज भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन प्रेसीज से, फिर से आपका जो है इंडेक्सिंग से प्रश्न कंटिन्यू लगातार आ रहे हैं। प्रेसीज में एक व्युत्क्रमिक शब्द से उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिका प्रचारक यानी रोल ऑपरेटर दस्तावेज शीर्षक में प्रमुख पद के रूप में प्रकट होता है? तो आंसर आपका जो है 3, 4, 0 और 1 दिया हुआ है इधर। in English, in precise and inverted format is used which one of the following role operation appears in a lead term in the document title? So answer will be जो है आपका B होगा 4. So 4 will be answer. Now आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, पॉप्सी। फिर से आपका वही इंडेक्सिंग पे प्रश्न इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। पॉप्सी एक अनुक्रमणीकरण भाषा निम्न के द्वारा विकसित की गई थी। पॉप्सी एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय, सीधा आंसर आपका डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य, वो विद्वान थे जिन्होंने पॉप्सी को इंट्रोडक्शन किया था। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फ्लोटिंग सब डिवीजन किसका एक भाग है? फ्री फ्लोटिंग सब डिवीजन किसका एक भाग है? SLSH सीयर्स विषय शीर्षक सूची, POPSI पॉप्सी विषय अनुक्रमण के लिए वस्तु प्रोटोकॉल, प्रेसीज संरक्षित संदर्भ अनुक्रमण प्रणाली एंड LCSH लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषय शीर्षक। इंग्लिश में फ्री फ्लोटिंग सब डिविजन्स इज अ पार्ट ऑफ SLSH, पॉप्सी, प्रेसीज, LCSH. सो योर आंसर विल बी A, SLSH सीयर्स विषय शीर्षक सूची। तो A इज द आंसर, इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन 32, 32वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। एक थिसोरस पदों के बीच निम्नलिखित संबंध को व्यक्त करता है। एक थिसोरस संबंधों के बीच, पदों के बीच क्या व्यक्त करता है? शब्दार्थ विषय संबंध, प्रतीकात्मक संबंध, सिंपैथिक संबंध एंड वाक्यात्मक संबंध। इन इंग्लिश, अ थिसोरस रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग relationship between terms: semantic relationship, symbolic, sympathetic and synthetic relationships, and question not attempted. तो answer will semantic relation. Answer is A. A is correct. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सायर्स यानी सीयर्स की विशेष शीर्षक सूची पहली बार निम्न वर्ष में प्रकाशित हुई थी। सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा ही इसका उत्तर होगा, और ये उत्तर होगा इसका 1923, 1923 CS लिस्ट आई थी। 34th क्वेश्चन, SR रंगनाथन की कॉलन वर्गीकरण प्रणाली में औषधि यानी मेडिसिन अनुसूची अंतर्गत एलोपैथी, एलोपैथी मतलब जो आधुनिक चिकित्सा है आपकी, को किस श्रेणी में रखा गया है? इन इंग्लिश, इन SR रंगनाथन कॉलन क्लासिफिकेशन अंडर विच कैटेगरी इज एलोपैथी प्लेस्ड इन द मेडिसिन ड्यू? आंसर ऑप्शन जो है आपके सामने, विशेष मूल विषय, कैनोनिकल मूल विषय, सिस्टम्स प्रणाली मूल विषय, संयुक्त मूल विषय। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जैसे पता है कि सीसी के अंदर एक सिस्टम होता है और एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा सब उस सिस्टम के से हैं। तो आंसर जो है आपका सी होगा, सिस्टम प्रणाली मूल विषय। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, का निर्माण निम्नलिखित पर आधारित है। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज बेस्ड ऑन क्लस्टरिंग, लेमिनेशन, विखंडन और आसवन। ये बिल्कुल फिल्टर होके आया है, तो आसवन यानी डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर 35 क्वेश्चन का। डी इज करेक्ट। नाउ 36th क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए विषय निर्माण की विधियों में शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है। इन इंग्लिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मिंग गिवन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन? ऐसा कौन सा विषय विधि निर्माण जो इसमें नहीं है? अनाच्छादन दिया गया है, विच्छेदन दिया गया है, लेमिनेशन दिया गया है, लेकिन विस्तार ऐसी विधि रंगनाथन ने। तो आंसर आपका उत्तर जो है वो आपका बी होगा। इंग्लिश में उसको एक्सपांसन कहते हैं। एक्सपांसन कोई विधि नहीं है जो रंगनाथन जी ने दी थी। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। कॉलन वर्गीकरण के बाद के संस्करणों में विषय निर्माण की क्लस्टरिंग विधि का नाम बदलकर क्या कहा गया? तो क्लस्टरिंग जो है वो विषय निर्माण की विधि थी, उसको क्या चेंज किया गया है? इन इंग्लिश, in later condition of column classification, the clustering mode of subject formation was renamed as subject bundle, annexation mode, dissection and procreation in question not attended। तो उसको विषय बंडल जो है आपका आंसर करेक्ट है ए, क्योंकि वो सेम क्लस्टर है, क्लस्टर का जो है वापस विषय बंडल से, तो उत्तर जो है आपका ए इसमें करेक्ट होगा। 38वां प्रश्न कह रहा है मुख्य विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए एक प्रश्न फिर सीधा सीधा उठा के दिया गया है, को शिक्षा, कानून आदि में विभाजित करने को कहा जाता है? आसवन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है या लेमिनेशन? ये आपके ऑप्शन। इन इंग्लिश, द डिवीजन ऑफ द मेन सब्जेक्ट सोशल साइंसेज इनटू एजुकेशन, लॉ एटसेट्रा इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, फ्यूजन, फिजन एंड लेमिनेशन। सो आंसर विल बी सी। आपका जो है आंसर विखंडन होगा, क्योंकि इसके अंदर से एक एक विषय टुकड़े के रूप में नहीं, तो विखंडन यानी खंड खंड किए जा रहे हैं। सो विखंडन आंसर करेक्ट है। इंग्लिश के अंदर आप उसको फ्यूजन कह सकते हैं। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नए विषय को श्रृंखला के अंत में जोड़ने की विधि को कहा जाता है? कोई नया विषय आ गया और उसको आप किसी टेबल में आखिर में अगर उसमें जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बहिर्वेशन, अंतर्वेशन, प्रतिरूपण, चरण योग। इंग्लिश में, द मेथड ऑफ एडिंग अ न्यू सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द चेन इज नोन एज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो एक्सट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन एंड मॉड्यूलेशन एंड स्टेप एडिशन। द क्वेश्चन आंसर विल बी ए। आपका होगा बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेशन। नया विषय तो एक्स्ट्रा ही आएगा। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ सब्जेक्ट में कितने विषय उपलब्ध है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा RSMS ने रखा है, लेकिन अगर जो उन्होंने सोचा है उसी हिसाब से करें तो फ्यूजन में हमेशा 2 विषय आते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 2 आंसर आपका सही रहेगा। अगर वो इसको नहीं मानते हैं तो फ्यूजन में 15 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 41 भी होते हैं। तो इस तरह से ये आपका बोनस भी हो सकता है और उत्तर जो है आपका 2 भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न की जो शैली है वो यहाँ थोड़ी सी भ्रमित कर रही है। तो अगर हमने जो उस चीज़ को पढ़ा है फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन हमेशा 2 विषय बनाता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, उस तरह से तो अगर है तो 2 करेक्ट है। अगर उस तरह से नहीं देखते तो इन्होंने जो बोला है कितने विषय, जो ये कितने शब्द दे दिया वो सब बता रहा है। 41 भी बन सकते हैं, 8 भी बन सकते हैं, 15 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं। तो इसमें दोनों ही तरफ से आपको लाभ है, आपको उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये करेक्ट है तो ये करेक्ट होगा, अगर ये नहीं तो ये डिलीट होके आपका जो है 99 में से मेरिट बनेगी। सो डोंट बॉदर इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 2 जो है हमारे हिसाब से अगर कितने ना बोले तो 2 विषय करेक्ट है। अगला सवाल, साइनोलॉजी सीधा सीधा उठा के रखा गया है। साइनोलॉजी विषय को ज्ञान जगत विषय निर्माण की किस विधि में अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? क्लस्टरिंग, विखंडन, लेमिनेशन और विषय अध्ययन। इन इंग्लिश, द सब्जेक्ट सिनोलॉजी इज क्लासिफाइड अंडर विच मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज? क्लस्टरिंग, फ्यूजन, लेमिनेशन एंड सब्जेक्ट। 41 द आंसर विल बी ए। क्लस्टरिंग इसका जो है आंसर होगा, जिसमें जापानी अध्ययन, चाइना अध्ययन जो था वो सीधा समुद्र विज्ञान को। 42 जब कोई विचार विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है और उससे एक नया विषय विकसित होता है तो विषय निर्माण की इस विधि को क्या कहा जाता है? इन इंग्लिश, एन आइडिया व्हेन प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट फील्ड्स डेवलप्स इनटू अ न्यू सब्जेक्ट, सच अ मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। The answer is distillation link kind 1, distillation kind 2, distillation kind 3, agglomeration,
आसवन प्रकार 1, आसवन प्रकार 2, आसवन प्रकार 3 समूहीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो उत्तर होगा वो आपका डी होगा, सीधा सीधा समूहीकरण, क्लस्टरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पता चल रहा है कोई विचार विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। अगर विभिन्न कहते हो तो एक समूह, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। एक मूल विषय वो विषय होता है जो निम्न रूप से अस्तित्व में रह सकता है। 43वां क्वेश्चन ये कह रहा है अ बेसिक सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट दैट कैन एग्जिस्ट। स्वतंत्र रूप से, एक केंद्रीय विचार के साथ, एक विशेषक के साथ, एक पक्ष के साथ। इन इंग्लिश, इंडिपेंडेंटली विद अ फोकल आइडिया, विद ए क्वालिफायर, विद ए फैसिट। तो प्यारे विद्यार्थियों कोई भी विषय अगर मूल विषय है तो डेफिनेटली वो स्वतंत्र होगा। तो आंसर आपका होगा ए, स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंटली। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न कह रहा है कॉलन वर्गीकरण के 7वें संस्करण में लगभग कितने मूल विषय हैं। तो 7वां संस्करण बहुत सारे विद्वानों को बहुत सारी जगह आपको पता है वो बाहर आया ही नहीं, वो एक मूर्त रूप लेता उससे पहले उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, कुछ बार आया लेकिन दिया गया है। तो मैं आपको उत्तर बता दूं, इसमें 779 जो है 779 विषय जो है उसमें डाले गए थे। ये आंसर बी इज आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अनुसंधान प्रणाली विज्ञान निम्नलिखित में से किस विषय निर्माण की विधि से बनाया गया है। विच्छेदन, आसवन प्रकार 1, आसवन प्रकार 2, लेमिनेशन। इन इंग्लिश रिसर्च मेथोडोलॉजी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इज फॉर्म्ड बाय मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, डिसेक्शन, डिस्टिलेशन काइंड 1, डिस्टिलेशन काइंड 2 एंड लेमिनेशन। तो निश्चित रूप से डिस्टिलेशन टाइप 1 यानी आसवन प्रकार 1 से आपको शोध प्रविधि लिया गया। उत्तर आपका जो होगा वो ब आपका सही होगा, बी आपकी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 46वें की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे है। पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में संक्षिप्त रूप अपूपा, APUPA में U का अर्थ होता है। इन context of library science, the letter U in the acronym APUPA stands for Universal Umbrella Universe। वही इंग्लिश दिया गया है, सो आंसर आपका रहेगा अम्ब्रल, सी इज करेक्ट आंसर अम्ब्रल। वेदों के अनुसार 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वेदों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का एक मूल विभाजन नहीं है। सीधा प्रश्न, सीधा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राजनीति उसमें नहीं है क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 ही इसे है और उसमें काम नहीं दिया गया है, उसकी जगह राजनीति दी गई है। तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। 48वां क्वेश्चन फिर से एक सीधा प्रश्न, जेम्स डफ ब्राउन द्वारा कौन सी वर्गीकरण योजना विकसित की गई थी। इंग्लिश में विच क्लासिफिकेशन स्कीम वाज डेवलप्ड बाय जेम्स डफ ब्राउन। सो विषय वर्गीकरण, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत पुस्तकालय वर्गीकरण के गतिशील सिद्धांत शब्द का क्या अर्थ है। प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय विज्ञान के वर्गीकरण के 2 ही चित्र थे जिसमें बाकी सारे विद्वान ऊपर वाले में रहे और गतिशील में सिर्फ एक ही विद्वान थे, रंगनाथन जी। तो नए विषयों को आसानी से समाहित करने की क्षमता या प्रत्येक वर्गीकार द्वारा उपयोग किए जाने की क्षमता या संरचना को सरलता या विभिन्न पुस्तकालयों के अनुसार अनुकूलन की क्षमता। तो उत्तर जो है आपका वो होगा ए। इसके अंदर नए नए विषयों को आसानी से समझे तभी तो उसमें गतिशीलता बढ़ेगी, नाम से पता है। ऐसे तो ए उत्तर आपका करेक्ट है, नए विषयों को आसानी से समाहित करने की क्षमता। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे है। पुस्तकालय में वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करके किसी पुस्तक का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। बिल्कुल सीधा सवाल है, किसी तरह का सोच चिंतन करने के बगैर सीधा क्लासिफायर, सी इज करेक्ट आंसर क्लासिफायर। बढ़ते हैं 51 प्रश्न 91 की तरफ। सम नामों होमोनिम्स की समस्या का सामना वर्गीकरणकर्ता को करना पड़ता है। इन इंग्लिश द प्रॉब्लम ऑफ होमोनिम्स इज फेस्ड बाय द क्लासिफायर इन द शाब्दिक धरातल, संकेत धरातल। वर्गीकरणकर्ता को कभी इसका सामना नहीं करना पड़ता या वैचारिक धरातल। इंग्लिश में वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन नेवर फेस्ड बाय द क्लासिफायर एंड आइडिया प्लेन। सो आंसर विल 51 का जो आंसर होगा वो आपका होगा बी होगा आपका, जो कहता है संकेत यानी नोटेशनल से लिया गया है, सीधा सीधा आंसर। स्वामित्व का उपसूत्र कैनन किस धरातल का हिस्सा है।
संकेत धरातल, शाब्दिक धरातल, वैचारिक धरातल या मौखिक धरातल। इन इंग्लिश, कैनन ऑफ पेरामिनेंस इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन, नोटेशनल प्लेन, वर्बल प्लेन, आइडिया प्लेन एंड ओरल प्लेन। सो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर विल बी सी, आपका जो होगा वो वैचारिक धरातल पर होगा। बढ़ते हैं 53वें प्रश्न की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के कार्य को धरातलों पर विभाजित किया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन डिवाइडेड द वर्क ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इनटू द प्लेन, 1, 2, 4 या फिर 3। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो किया था वो डी, आपका जो है 3 भागों में उसको वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन फिर रंगनाथन जी पर है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक वर्गीकरण योजना को डिजाइन करने के लिए कितने कैनन बनाए थे? यहाँ एक प्रश्न फिर से प्यारे विद्यार्थियों कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन होना तो इसके अंदर ये चाहिए था, क्योंकि टोटल कैनन हमने गिने थे, पढ़ाई भी हुई थी, तो 43 इसमें थे, 43 इसमें होने चाहिए, पर 43 इसमें ऑप्शन नहीं है। 5 है, 55 है, 65 है और 45 है, 5 है, 55 है, 45 एंड 65। सो नियर अबाउट जो है 45 विल बी करेक्ट, 45 करेक्ट होगा। और अगर इसको नहीं माना गया तो ये भी आपको बोनस में जाएगा। बढ़ते हैं 55वें प्रश्न की तरफ। विस्तार में कमी का कैनन। विस्तार में कमी का कैनन का अर्थ है कि वर्गों को निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सामान्य से विशिष्ट वर्ग की ओर, लोकप्रिय से कम प्रयोग की ओर, तकनीक से सामान्य की ओर और विशिष्ट से सामान्य वर्ग की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक, पॉपुलर टू रेयरली, टेक्निकल टू जनरल एंड स्पेसिफिक टू जनरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लासिफिकेशन हमेशा सामान्य से विशिष्ट वर्ग की तरह ही चलते हैं, तो आंसर विल बी ए, यानी आपका इंग्लिश में जनरल टू स्पेसिफिक होगा। नाउ 56th क्वेश्चन, 56वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। कॉलन वर्गीकरण के प्रथम संस्करण का संबंध प्रकार की प्रणाली से है। लगभग गणनात्मक वर्गीकरण, विशुद्ध गणनात्मक वर्गीकरण, कठोर पक्षात्मक वर्गीकरण या विशुद्ध पक्षात्मक वर्गीकरण। तो आपको पता है कॉलन शुरू से पहले दूसरे तीसरे संस्करण तक रिजिडली फेसेट क्लासिफिकेशन स्कीम थी, तो आंसर विल बी सी इज करेक्ट। 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी विशुद्ध गणनात्मक वर्गीकरण योजना है? सो प्योर नोटेशन पे है, प्योर इनोमरेटिव है, तो विषय वर्गीकरण, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, व्यवस्था का व्यापक, डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति, कौन सा ऐसा है प्योर पर? तो प्योर पर जो है वो हमेशा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण है, जो बिल्कुल आपका विशुद्ध गणनात्मक योजना है। बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे है। डेवी दशमलव वर्गीकरण योजना प्रथम बार निम्न वर्ष में प्रकाशित हुई। सीधा प्रश्न है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 1876। डी आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की तरफ। 2 पंक्ति और 3 भाग प्रविष्टि संरचना का पालन निम्न में से किया जाता है। प्रेसिस द्वारा किया जाता है, श्रृंखला द्वारा किया जाता है, एक पट्टी अनुक्रमणीकरण किया जाता है या पॉप्सी। इन इंग्लिश, द 2 लाइन and 3 point entry structure is followed in PRECIS, chain indexing and uniterm indexing and POPSI. So 59 जो है वो आंसर आपका होगा A is correct, इसमें आपका PRECIS is correct है। Now बढ़ते हम 60वें प्रश्न की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। PRECIS का पहली बार उपयोग निम्न के द्वारा किया गया था। ANB, BNB, CNB, INB. The PRECIS preserved context indexing system was used for the first time. तो निश्चित रूप से उस समय ब्रिटिश ही लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट थी, तो BNB ने सबसे ज़्यादा उस समय उपयोग किया था। तो 60वें का जो आपका उत्तर होगा वो ब होगा या बी होगा। उसके बाद बढ़ते हैं 61 की तरह। विज्ञान उद्धरण सूचकांक SCI निम्न के द्वारा विकसित किया गया था। HP लुहान, लियो हेगड़े, Eugene Garfield and Derek Austin. The Science Citation Index (SCI) was developed by HP Luhan, Leo Ige, Eugene Garfield and Derek Austin. So answer will be C. Eugene Garfield इसके जो है वो प्रवर्तक थे। क्वेश्चन 62वां जो है प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे विद्यार्थियों। वर्णानुक्रमिक प्रसूची में विशेष शीर्षकों के लिए नियमों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? C.A. कटर द्वारा, मेल्विन डेवी द्वारा, WCB सेयर्स द्वारा
या ऐसा रंगनाथन द्वारा। इंग्लिश में हु फॉर्मुलेटेड द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इन डिक्शनरी कैटलॉग। जैसा कि आपको पता है डिक्शनरी कैटलॉग बोल दिया तो डिक्शनरी कैटलॉग जो है वो सीधा सीए कटर का था, क्योंकि इनका जो रंगनाथन जी का था वो क्लासिफाइड कैटलॉग था। सो आंसर आपका जो है सीए कटर रहेगा 62वें का। नाउ 63वां प्रश्न, हॉब्स के वर्गीकरण में ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये पहली बार काफ़ी डेप्थ में पूछा है। हाँ, ये है कि 100 सवाल में से कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी अच्छे से अच्छा विद्यार्थी भी जिसने काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी साइंस पढ़ी है उसको भी वो भी नहीं कर पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं हो सकता, लेकिन 10 क्वेश्चन का ऐसी गुंजाइश होती है इसमें जिसकी संभावना नहीं है। फिर भी हम अगर सोचते हैं कि भाई 94 तक तो स्टूडेंट ने किए ही होगी। हॉब्स के वर्गीकरण में ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए अनुक्रम का पालन किया गया है। विशिष्ट सामान्य की ओर, शुद्ध से अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त से शुद्ध विषय और सामान्य से विशिष्ट। तो स्पेसिफिक टू जनरल, प्योर टू अप्लाइड, अप्लाइड टू प्योर डिसिप्लिन, जनरल टू स्पेसिफिक। तो विद्यार्थियों सीधी बात है, कोई भी क्लासिफिकेशन जो है विशिष्ट से नहीं चलता, जनरल से विशिष्ट। तो डी आपका सही रहेगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जो है वो 63वें का उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 64, दार्शनिकों ने ज्ञान को ज्ञाता के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? कोई ऐसा हिस्सा जो नहीं है। तो इंग्लिश में philosophers have divided knowledge according to the knower into 3 categories, which one of the following is not part of human knowledge, divine knowledge, environmental knowledge, animal knowledge। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो मानव ज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, वो देवी ज्ञान का भी करते हैं, वो पर्यावरण ज्ञान का भी करते हैं, पशु ज्ञान का करते हैं, लेकिन ध्यान देना मानव ज्ञान का वो नहीं, देवी ज्ञान का वो नहीं करते हैं, डिवाइन नॉलेज उनका नहीं करते। इसलिए आंसर इसमें आपका 64 का बी होगा, क्योंकि फिलॉसफी में मनुष्य की बुद्धि का होता है, पर्यावरण का होता है और जानवर का होता है, देवी ज्ञान का नहीं कर सकते और नहीं करते भी नहीं। 65 जो है आपका क्वेश्चन, ज्ञान जगत निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। स्थिर रहता है, बहुत सीमित तत्वों वाला है, घटता रहता है या निरंतर बढ़ता रहता है? सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कांस्टेंट, हैज वेरी लिमिटेड एंट्रीज, डिक्रीजिंग, एवर इंक्रीजिंग। सो नॉलेज हमेशा एवर इंक्रीजेस रहता है। सो डी आंसर इज करेक्ट, निरंतर बढ़ता रहता है। नाउ बढ़ते हैं 66वें प्रश्न की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मोक्ष, फिर से वही सवाल देखिए आप, एक ही कुछ अगर ध्यान से दिया होगा तो 7-8 प्रश्न ऐसे हैं जो पहले दिए गए फिर उनका घुमा के दिया गया, तो बहुत ही अच्छा जो है वो पर्चा बनाया गया, पेपर बनाया गया है। और अगर हमारे विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी की है तो निश्चित रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मोक्ष निम्नलिखित ज्ञान वर्गीकरण में एक श्रेणी है। बेकोनियन वर्गीकरण, यूनानी वर्गीकरण, वैदिक वर्गीकरण, अरस्तु। सीधा बात, मोक्ष जो है भारत में माना जाता है, इसलिए वैदिक वर्गीकरण यानी सी करेक्ट आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 67 यानी 67th क्वेश्चन, ज्ञान जगत में निम्नलिखित शामिल है। केवल संयुक्त विषय, केवल जटिल विषय, मूल विषय और केंद्रित विचार, केवल मूल विषय। So in English, the universe of knowledge contains the following in itself: compound subject only, complex subject only, basic subjects and focal ideas, basic subjects only, no, basic subjects and focal ideas as well, दोनों। तो C is correct, मूल विषय और केंद्रित विचार 67th का आपका जो है आंसर होगा। Now 68, जब ज्ञान जगत को पहली विशेषता क्रम एक की सारणी के आधार पर विभाजित किया जाता है तो निम्नलिखित विकसित होते हैं: पृथक विचार, विहित विचार, केंद्रित विचार या मुख्य विषय। In English, when universe of knowledge is divided on the basis of first characteristics, array of order, one of the following are evolved: isolate ideas, canonical project, focal ideas and main subject. So answer will be 68 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, उस पर मुख्य विषय पर। पहली विशेषता क्या होती है? मुख्य विषय होगी, उसके बाद जो है उसका उपविषय, उसके बाद उसका उपविषय आएगा। सो मुख्य विषय, डी इज करेक्ट।
69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप से प्रसूची का एक उदाहरण नहीं है? कैटलॉग का एक एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। मुद्रित पुस्तक रूप है, कार्ड रूप है, बाउंड रजिस्टर रूप है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, नाम से पता चलता है ओपेक उसका रूप नहीं है। सो आंसर विल बी सी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग 69 का। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, वर्गीकृत सूची कोड में एक ऐसी अंक प्रविष्टि है जो किसी दस्तावेज के एक भाग की केवल एक वर्ग संख्या प्रदान करती है। इन इंग्लिश, इन द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इज ए नंबर एंट्री विच गिव्स ओनली द क्लास नंबर फॉर ए पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। वर्ग सूचकांक प्रविष्टि, पुस्तक सूचकांक प्रविष्टि, संदर्भ सूचकांक प्रविष्टि या प्रति संदर्भ प्रविष्टि। इन इंग्लिश, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अध्ययन के वक्त इसको पढ़ा होगा कि जब हम मुख्य प्रविष्टि करते हैं तो उसके जब उसकी ट्रेसिंग करते हैं सीसीसी में, तो उसके पीछे एक साइड जो है प्रविष्टि आती है, एक साइड एक प्रविष्टि आती है। वो कौन सी प्रविष्टि है जो ये पूछ रहे हैं? तो उसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा और वो होगा CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जिसमें क्लास नंबर जो है वो लिखे जाते हैं 4 भाग ऊपर वाला। तो चौथा जो है आंसर डी इसमें करेक्ट है। बढ़ते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। सूचीकरण के मानक सिद्धांत निम्न के द्वारा दिए गए थे। मेलविल डी, SR रंगनाथन, WCB शेयर्स, CA कटर। इंग्लिश, द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग वर गिवन बाय। यहाँ भी कई विद्वानों के मतभेद हो सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट सा नजर आ रहा है। हालांकि कई लोग बोलेंगे, लेकिन जब बात करेंगे शेयर्स की, तो शेयर्स ने कैनन शब्द का प्रयोग किया गया था, ऐसे प्रमाणिक पुस्तकों में है, जबकि जो मानक सिद्धांत है उसका प्रयोग जो है वो SR रंगनाथन किया था। सो बी इज करेक्ट, SR रंगनाथन जो है इसका उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 72वां। डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार दूसरे क्रम की सारणी में आने वाले विषयों पर लागू किए गए नियमों को कहा जाता है? अभ्युपगम यानी पोस्टुलेट्स, सूत्र यानी कैनन, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और नियम यानी लॉज या अनुत्तरित। इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन, द रूल्स अप्लाइड ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ एरे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स, कैनन्स, प्रिंसिपल्स, लॉज। याद कीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर्स। सेकेंड ऑर्डर्स मीन्स सीधा सीधा है आपका सूत्र, कैनन। वो एक टर्म है, नियम, सूत्र और आपका जो है सिद्धांत। तो सूत्र यहाँ पर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं 73वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैनन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा दिए गए कैटलॉगिंग परिचित कैनन में से है? इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैनन ऑफ कैटलॉगिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय SR रंगनाथन? कैनन ऑफ क्लियरिटी, कैनन ऑफ रिलेवेंस, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। सो जो आंसर होगा आपका वो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू होगा, क्योंकि वो उनका दिया हुआ है। हिंदी में जो है प्रत्याहान मान रिकॉल वैल्यू का कैनन होगा। बढ़ते हैं 74वें प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCP पेरिस में वर्ष, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, कोई इसमें सोचना नहीं, डी 1961। In English, the International Conference on Cataloging Principle ICCP was held at Paris in the year 1961. The D is the correct answer. बढ़ते हैं 75th क्वेश्चन की तरफ, 75वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची विनिमय प्रारूप का उदाहरण नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, नहीं पूछा है। US मार्क है, CCF है, FRBR पता नहीं, मार्क 21 है। तो तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी के हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों FRBR एक संचार मॉडल है। तो आंसर विल बी FRBR, C is the answer. In English, which of the following is not an example of an international bibliographic exchange format? US mark is correct, CCF is correct, mark 21 is correct, but FRBR is a model. So answer will be FRBR 75th. Now मूल मार्क प्रारूप के द्वारा 1960 के दशक के मध्य विकसित किया गया था। किसने किया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने शुरू किया था, बाद में इफ्ला ने उसको ले लिया था। द मार्क फॉर्म्ड बाय डेवलप्ड बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, 76 का जो है वो भी आंसर आपका रहा। नाउ 77th,
निम्नलिखित में से कौन सा मार्क टैग शीर्षक के लिए होता है? शीर्षक के लिए होता है 245, 250, 300 एंड 100। सो 245 जो है वो मार्क आपका शीर्षक के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहली इंडेंटेशन कार्ड के लिए हाशिया से स्थान छोड़कर शुरू होती है। द फर्स्ट इंडेंटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्पेसिस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द कार्ड। कार्ड के अंदर जो दो लाइनें ऐसे खींची गई होती है, फिर ऐसे लाइन खींची है, तो उसमें सीधा सीधा 8 4 ऐसा दिया रहता है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा, पहले ही यहाँ पर आप कॉल नंबर लिखते हैं 8 जो है, यानी 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 उसमें होगा इंटेंट। 79 जो प्रश्न है वो आपके पास स्क्रीन पे है। एक ऐसी प्रसूची जिसमें विषय प्रविष्टियां दस्तावेज की वर्गीकरण संख्या के अनुसार व्यवस्थित की जाती है, उसे कहा जाता है वर्गीकृत प्रसूची, प्रकाशन प्रसूची, संयुक्त प्रसूची या शब्दकोशीय प्रसूची। तो इसका आंसर जो होगा वो शब्दकोशीय होगा, डिक्शनरी कैटलॉग होगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, विषय प्रविष्टियां दस्तावेज की वर्गीकरण संख्या के अनुसार व्यवस्थित, वो हमेशा अल्फ़ाबेट की जाती है, अल्फ़ाबेट को हमेशा डिक्शनरी कैटलॉग की तरफ यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है 80वां, वेब वर्गीकरण पद को इस नाम से भी जाता है। सीधा प्रश्न पूछा गया और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी। द टर्म वेब क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वेब क्लास, ओंकोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड वेबोलॉजी। सो आंसर विल बी ऑन्टोलॉजी इज करेक्ट। 80वां प्रश्न का जो उत्तर है तो वो आपका सी रहेगा, ऑन्टोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे आपका 81वां प्रश्न जो है वो नजर आ रहा है। पुस्तकालय वर्गीकरण में CRG का पूर्ण रूप है क्लासिफायर रिसर्च ग्रुप। सीधा सीधा उत्तर है CRG, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। क्लासिफायर रिसर्च ग्रुप CRG करेक्ट आंसर। 82वां प्रश्न बोल रहा है फ्रांसिस बेकन, फिर बेकन महोदय आए, दूसरी बार रिपीट हुए हैं, द्वारा दी गई बेकेनियन वर्गीकरण प्रणाली निम्न का उदाहरण है। ग्रंथ सूची वर्गीकरण, पुस्तक वर्गीकरण, ज्ञान वर्गीकरण या पुस्तकालय वर्गीकरण। तो 82वें का उत्तर जो है विद्यार्थियों वो सी होगा, ज्ञान वर्गीकरण। नॉलेज क्लासिफायर जो है वो बेकन ने दिया था, ज्ञान वर्गीकरण वहां से वित्तकरण होकर DDC ने उसको फॉलो किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमीकरण प्रणाली जे केसर द्वारा विकसित की गई थी? 83वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। श्रृंखला अनुक्रमीकरण, वाक्यात्मक अनुक्रमीकरण, पीक अबू अनुक्रमीकरण, व्यवस्थित अनुक्रमीकरण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई जे केसर? जे केसर ने चेन इंडेक्सिंग दी थी, सिंथेटिक दी थी, पीक टू बू दी थी या सिस्टमेटिक जो है वो दी थी। तो आंसर विल भी आपका 83 का होगा डी। इन्होंने सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग दी थी व्यवस्थित, जे केसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थियों। जब किसी 84वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। जब किसी मानकीय सिद्धांत को प्रमुख विषय के प्रथम क्रम के विभाजन में लागू किया जाता है तो उसे कहा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न है, उसको फैसिट कहा जाता है। 84 का जो आंसर है वो सीधा फैसिट। इंग्लिश में अगर बात करें तो व्हेन अ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द डिविजन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर अगर किसी मेजर ऑर्डर का, तो इसके पीछे फॉलो जो दिख रहा है वो PMEST दिख रहा है, तो फैसिट फॉर्मूला है, तो फैसिट इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 85वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा JC ब्रूनेट की प्रणाली का एक मुख्य वर्ग है? ये प्रश्न काफ़ी क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी डेप्थ में पूछा गया है। लेकिन मैं अगर होता तो यही कहता कि आप इसको ना करें, लेकिन अगर किया है और सही हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। भाषा, रहस्यवाद, इतिहास, जनरलिया। तो इसका जो आंसर है वो हिस्ट्री है। इन्होंने जो अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री रखा है, तो सी इज करेक्ट आंसर, 85 का आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 86 की तरफ। डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपना वर्गीकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें निम्न नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत, पुस्तकालय वर्गीकरण का स्थिर सिद्धांत, पुस्तकालय वर्गीकरण का परिभाषित सिद्धांत या पुस्तकालय वर्गीकरण का आधुनिक सिद्धांत। तो इनका तो सीधा सीधा सिस्टम है गतिशील सिद्धांत। डायनामिक थ्योरी जो है वो पढ़ा है आप लोगों ने रंगनाथन का, तो इंग्लिश में वही लिखा, डायनामिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं 87वें प्रश्न की तरफ। 87 जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कॉलन वर्गीकरण CC का तीसरा संस्करण निम्न वर्ष पर, सीधा प्रश्न, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, 1950। 87 का ए। बढ़ते हैं 88वें प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे है। जब वर्गों को
सामान्य से विशिष्ट की तरफ ले जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ ले जाते हैं, एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है, तो विषय का विस्तार क्या रहता है, स्थिर रहता है, घटता है, उतार चढ़ाव होता है या फिर बढ़ता है। बात करते हैं इंग्लिश में, व्हेन क्लासेस आर अरेंज्ड इन अ चेन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, द एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट, बी डिक्रीजेस, सी फ्लक्चुएट एंड डी इंक्रीजेस। जो 88 का जो आपका आंसर होगा वो आपका बी रहेगा, वो लगातार घटता जाता है। विशिष्ट की तरफ जाएंगे कभी भी हम सामान्य काफ़ी बड़ा होता है, जैसे जैसे विशिष्ट की तरफ जाएंगे, स्पेशल जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, तो संकड़ा होता जाएगा, तो इसका मतलब है उसका वो घटता जाएगा। सो बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित 89 प्रश्न जो है 89वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रसूचीकरण में उपयोग किया जाने वाला एक शब्दावली नियंत्रित उपकरण है? विषय शीर्षक सूची, सेल्फ सूची, पुस्तक चयन उपकरण या पुस्तकालय वर्गीकरण योजना। In English, which one of the following is a vocabulary control tool used in library cataloging, subject heading list, self list, book selection tool and library classification scheme? सो 89 का जो आंसर है वो आपका ए होगा, और ए कह रहा है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। सीधा सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर। बढ़ते हैं 90 प्रश्न की ओर। 90 प्रश्न कह रहा है थीसोरस में निम्नलिखित में से कौन सा गैर पदानुक्रमित संबंध का उदाहरण है? गैर पदानुक्रमित शब्दार्थ विषयक संबंध, पूर्व अंश संबंध, साचार्य असोसिएटिव संबंध या उदाहरण इंटरसेप्ट। इंग्लिश में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप इन अ थीसोरस? सेमेंटिक रिलेशनशिप, होल पार्ट, एसोसिएटिव रिलेशनशिप एंड इंसेंटिव। आंसर जो है विद्यार्थियों वो सी होगा आपका, साचार्य एसोसिएटिव संबंध, ये करेक्ट होगा इसका। उसके बाद 91वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूची मानक गैर पुस्तक सामग्री के लिए नहीं है? गैर पुस्तक सामग्री के लिए नहीं है, तो वो आपके पास एक ही है और वो है ISBD-M। बाकी सब गैर पुस्तकालय के लिए है। AVM गैर पुस्तक, CF गैर पुस्तक, प्रिंटेड म्यूजिक, बट ये मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ जो है गैर पुस्तक के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपका जो है डी इज करेक्ट 91 का। 92 यानी 92वां प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। FRBR गुण और संबंध वर्ष 2004 में निम्न के द्वारा विकसित किए गए थे। CA कटर, टॉम डेल्सी, PSG कुमार, SR रंगनाथन। FRBR attributes and relationships were developed by in 2004। सो 92nd जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो बी इज करेक्ट, टॉम डेल्सी। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में आया है, अगर आप इसको छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया और अगर तुक्के में करेक्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि 100 के 100 प्रश्न कोई नहीं कर सकता, कम से कम 10 प्रश्न जो है ऐसे होंगे जो विद्यार्थियों को छोड़ ही देने चाहिए। लेकिन जो भी है अब पेपर आप कर चुके हैं, मिलान यहाँ हो रहा है। 93वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानक ग्रंथ सूची मानकों के अंतर्गत नहीं आती है, स्टैंडर्ड के अंतर्गत नहीं आती है? स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है ISBN, ISO 2709/1981, मार्क ISBD। इंग्लिश में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स डज नॉट कम अंडर द बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड, डज नॉट कम। सो ISBN आता है, मार्क आता है, ISBD आता है, बट ISO 2709/1981 नहीं आता है, तो आंसर विल बी बी, ब जो है आपका 93 का उत्तर करेक्ट है। बढ़ते हैं 94 की तरफ। पुस्तकालय विज्ञान के संदर्भ में मार्क का पूर्ण रूप है, सीधा प्रश्न है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मशीन रीडेबल कैटलॉग होता है विद्यार्थियों, लेकिन यहाँ पर अगर कैटलॉगिंग दिया है तो कैटलॉगिंग भी वो एक ही प्रोसेस है, सही माना जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। ISBD G 95 प्रश्न, ISBD G वर्ष में प्रकाशित हुआ था 1977। 95 का जो उत्तर है 1977 जो है, बी आपका करेक्ट है। AACR 2 का तीसरा संस्करण, ये एक और प्रश्न आया है ऐसा। AACR 2 1, AACR 2, AACR 2R, AACR 3 हुआ था, लेकिन अभी तक हम जिस चीज़ को कर रहे हैं वो AACR 2R ही कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कह रहा है 3 तो देखते हैं क्या।
AACR 2 का तीसरा संस्करण बनाने की बजाय, यानी वो नहीं बना, उसकी बजाय एक पूरी तरह से नया कोड विकसित किया गया जिसे कहा जाता है RDA, संसाधन विवरण अधिगम. Instead of making the third edition of AACR 2, a completely new code was developed which are known as RDA, resource description and access. RDA एक तरह से आपका AACR 2, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे उसमें ये भी था कि RDA किसका विकल्प है, AACR 2 का है. AACR 2 का विकल्प क्या है, RDA. तो वही प्रश्न सीधा नहीं करके ऐसा करके दिया गया, बट उत्तर वही है आपका. प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं 97वें प्रश्न की तरफ. सूची कोड में संपादक, अनुवादक को दस्तावेज की विषय वस्तु के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नहीं माना जाता है. In English, editors and translators are not considered as persons responsible for the content of the document in the catalog code. ऐसा कौन सा कैटलॉग कोड है जिसमें कंपाइलर को और आपको ट्रांसलेटर को नहीं माना जाता. AACR 1 माना जाता है, CCC माना जाता है, AACR 2 माना जाता है, लेकिन ALA कैटलॉगिंग नियम C, ALA के नियम में नहीं माना जाता है. तो 97 का जो है उत्तर हो गया आपका C. प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं 98वें प्रश्न की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है. पुस्तकालय विज्ञान में RDA, देखो अभी RDA की ये बात थी, अब फिर से वही प्रश्न पूछ लिया गया इधर से. बहुत अच्छे से मतलब तालमेल. और विद्यार्थियों, अगर आपने बहुत कॉन्सेंट्रेटली अगर काम किया है तो डेफिनेटली आपकी सफलता इस पेपर में सुनिश्चित है. का पूर्ण रूप क्या है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस. अगर आप गौर से देखें तो आपको उसका उत्तर यही मिल जाएगा. इससे जस्ट पहले वाली ये रहा, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस. अब देखिए आप, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, सेम का सेम, सीधे 4 नंबर. सो A इज करेक्ट. नाउ 99th FRBR, फिर से FRBR जिसका प्रश्न ऊपर भी दिया गया था फिर नीचे दिया गया. एक संकल्पनात्मक तथा सत्ता संबंधता निर्देश. आ गया निर्देश, तो इसका मतलब वो जो प्रश्न का उत्तर था वो करेक्ट था. तो ये आ गया, यहाँ पर निर्देश है जिसे द्वारा विकसित किया गया. FRBR को सीधा प्रश्न है, इफ्ला ने विकसित किया था. 4th D इज द करेक्ट आंसर ऑफ 9th. नाउ 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. AACR 2R का संशोधित द्वितीय संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था. इन इंग्लिश, इन विच ईयर वॉज AACR 2R रिवाइज सेकेंड एडिशन रिलीज्ड. सो इसका आंसर होगा 1988. 1988 के अंदर इसका जो है सेकेंड एडिशन रिवाइज किया गया था. तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने जो कल पेपर हुआ था, आपकी जो पेपर आपके पास होगा उसमें हो सकता है क्वेश्चन इधर से उधर है, क्योंकि लेकिन जो मुझे पेपर मिला उसमें से जो क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने आपको बताया. आप अपने प्रश्न पत्र को उस हिसाब से देख लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न कौन से क्रमांक पर है. तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी कि आप इस विषय में यानी लाइब्रेरी साइंस के सेकंड पेपर में आपने कितना स्कोर किया है. और अगर आप इसमें 70 से ऊपर स्कोर करते हैं और अगर आप फर्स्ट पेपर में 45 भी स्कोर करते हैं तो भी प्यारे विद्यार्थियों आपका चयन जो है लगभग सुनिश्चित है. कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जानी है, लेकिन अगर आपने इस पेपर में जो इस तरह का पेपर है अगर इसको आपने उस ढंग से किया है तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और आपके उज्जवल भविष्य और पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं. आशा है आपके लिए ये प्रश्न पत्र काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.